नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से। आप ही लोगों के रिक्वेस्ट से होम्योपैथी लर्निंग सीरीज का जो नैशेस ट्रायल्स के ऊपर पार्ट 1 था, उसी का पार्ट 2 आज लेके आया हूँ। बहुत ही काम का वीडियो है, बहुत ही यूनिक वीडियो है। ऐसे तो जितने भी ट्रायल्स है, इसका डिफरेंशिएशन, क्लिनिकल यूजेज मैं बताने जा रहा हूँ। इसके ऊपर काफ़ी पढ़ाई, काफ़ी काम करना पड़ता है हम लोगों को, तो कहीं पे चूक जाऊं तो थोड़ा सा रेफरेंस खुद से ढूंढ लीजिएगा। मेरा काम है आप लोगों को करेक्ट होम्योपैथी नॉलेज, करेक्ट यूजेस तक लेके जाना। इसके बाद भी मैं जो यहाँ पे बोलूँगा, इसके बाद भी हर ट्रायो में डिफरेंशिएशन अगर आप खुद घर में करें, पढ़े कि पर्टिकुलर इस सिम्टम्स के ऊपर ये जो ट्रायोज आया है, इसका डिफरेंशिएशन मेट्रियोमेडिका से कैसे करें, तो खुद भी सीख सकते हैं। इसके लिए एलेंस की नोट, बोरिक मेट्रियोमेडिका ही काफ़ी है, दूसरा मेट्रियोमेडिका में जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन क्लिनिकली हम लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, और मैंने देखा है मेरे साथ जितने भी टीचर्स हैं उनको यूज़ करने के लिए करते हुए, तो उसका मैं वर्णन जरूर करूँगा आपके साथ। तो स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने 13 नंबर पे ख़त्म किया था, 13th ट्रायो ऑफ द नैशेस मैंने ख़त्म किया था। आज हम लोग 14 से स्टार्ट करेंगे। तो नैश का एक फेमस ट्रायो है ग्लैंडुलर रेमेडी, कोनियम, ब्रोमियम एंड कार्बो एनिमैलिस। कोनियम मैकुलेटम ग्लैंड का रेमेडी है। खास करके अगर कोई ग्लैंड में इंजुरी हो जाए, जैसे घूसा लग गया, कोई ब्लंट इंजुरी हो गया, टेस्टिस में, लोअर एब्डोमिन में कोई इंजुरी हुआ, उसके रिमोट इफेक्ट में ऐसा कोई हिस्ट्री पेशेंट दे रहा है और वो ग्लैंड का पैथोलॉजी लेके, उस बीमारी को लेके आपके पास आया है, तो आप कोनियम मैकुलेटम सोच सकते हैं। नेक्स्ट, पर्टिकुलरली फीमेल ग्लैंड जैसे ओवारी एंड थायराइड, इनका अगर हिस्ट्री है, इनका अगर डिसफंक्शन है, अगर ऑयल इंडिकेटेड मेडिसिन आपका फेल कर रहा है, तो आप कोनियम मैकुलेटम सोच सकते हैं। काफ़ी पॉलिसिस्टिक ओवारी, ओवारियन सिस्ट के ट्यूमर कोनियम मैकुलेटम ठीक कर चुका है, प्रोवाइडेड उसका दूसरा भी सिम्टम्स रहना चाहिए। मेट्रियोमेडिका में जेनेटिक्स पे काफ़ी सिम्टम्स है, हर मेडिसिन का सब सिम्टम्स मैं बताने जाऊंगा, तो ये वीडियो कभी भी खत्म नहीं होगा। पर्टिकुलर इस क्लिनिकल इंडिकेशंस के ऊपर द कोनियम मैकुलेटम ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, इसी से सोच के कोनियम की तरफ जाते हैं, इसका यही मतलब है। ब्रोमियम भी ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट के लिए होता है। स्टोनी हार्डनेस ऑफ द ग्लैंड्स, कैल्केरिया फ्लोर के जैसा, उसके साथ पेशेंट का सर्दी खांसी का टेंडेंसी, उसके साथ पेशेंट का गर्मी में, समर सहन ना करने का टेंडेंसी से लेके ब्रोमियम हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, कार्बो एनिमैलिस भी ग्लैंड का है, लेकिन ग्लैंड जब इन्वॉल्व होता है कोई कैंसरस प्रोसेस में, एकदम कैंसर का फर्स्ट स्टेज जो है, नॉट मैलिग्नेंट, नॉट मेटास्टेसिस, जस्ट कैंसर पॉजिटिव। सेकेंड में लोकल ग्लैंड को अफेक्ट करना, थर्ड में डिस्टेंस ग्लैंड को अफेक्ट करना, फोर्थ में डिस्टेंस जो ऑर्गन है उसको मेटास्टेसिस हो जाना। तो सेकेंड स्टेज में जब कैंसर दूसरे लोकल ग्लैंड्स को, या थर्ड स्टेज में डिस्टेंस ग्लैंड, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, एक्सिलरी लिम्फ नोड पॉजिटिव हुआ, उसमें अगर लैंसिनेटिंग पेन हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है, तो स्पेसिफिकली आप कार्बो एनिमैलिस प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, उस पेन को रिड्यूस करने के लिए, ग्लैंड को थोड़ा सा ठीक करने के लिए। हाँ, क्योर का तो पॉसिबिलिटी दूसरा सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर्टिकुलर इस जगह में कार्बो एनिमैलिस ज़्यादा यूज होता है। रेस्टलेसनेस, एकोनाइट, आर्सेनिकम, रास्टॉक्स। देखिए, फेमस रेस्टलेसनेस का जो 3 रेमेडी है, एकोनाइट, आर्सेनिकम एंड रास्टॉक्स। एकोनाइट का रेस्टलेसनेस है, मेंटली रेस्टलेसनेस है बहुत ज़्यादा, उसके साथ बहुत ज़्यादा फियर, एंग्जाइटी रहेगा। एक्यूट रेस्टलेसनेस, सडनली रेस्टलेसनेस स्टार्ट हुआ, कोई बैड न्यूज़ सुना, पैनिक अटैक आया है, किसी कारण से उसको एंग्जाइटी हुआ है, उसके लिए वो टॉसिंग अबाउट, इधर से उधर घूम रहा है रूम में, पानी ज़्यादा पी रहा है, फेस लाल हो रहा है, देन एकोनाइट, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। नाउ आर्सेनिकम का रेस्टलेसनेस क्या होता है, जनरली इसका भी पैनिक अटैक में स्टार्ट हो सकता है, एंग्जाइटी में, लेकिन थोड़ा एंग्जाइटी क्रॉनिक हो सकता है। उसके साथ रेस्टलेसनेस के साथ अगर थ्रस्ट है, यहाँ पे भी एकोनाइट के जैसा
फेस उतना लाल नहीं है, इतना एक्यूट नहीं है, उसके साथ फिजिकली एक वीकनेस रहा है। और रेस्टलेसनेस जो एकोनाइट का 2-4 मिनट, 5-10 मिनट, 15-20 मिनट, 1-2 घंटे का है, आर्सेनिक का रेस्टलेसनेस फीवर के दौरान, वायरल इन्फेक्शंस के दौरान, सर्दी खांसी के दौरान और जनरली हम लोग ज़्यादा देखते हैं। और ये उस टाइम में 2-3 दिन, 4 दिन पुराना होता है विथ वीकनेस। अगर उसमें ऑलरेडी एलोपैथिक दवाई खा चुका है, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड वगैरह, उसके बाद भी रेस्टलेसनेस है, तो आर्सेनिक काफ़ी, ये पर्टिकुलर रेस्टलेसनेस का क्लिनिकल इंडिकेशन में आर्सेनिक हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। रास्टॉक्स का फिजिकल वीकनेस, रास्टॉक्स का वीकनेस कौन से केसेस में ज़्यादा मिलता है? जनरली फीवर के दौरान मिलता है, जनरली आर्थराइटिस के दौरान मिलता है। पेशेंट क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इधर उधर घूम रहा हूं क्योंकि बिस्तर में जाके जब मैं सो जाता हूं मुझको बिस्तर बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, बेड फील टू हार्ड, और मुझको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं इधर उधर घूमते रहता हूं। तो यहाँ पे मेंटली रेस्टलेसनेस कम, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक कम, फिजिकल रेस्टलेसनेस ज़्यादा। इस हिसाब से हम लोग आर्थराइटिस एंड फीवर के केसेस पे रास्टॉक चॉइस करते हैं, अगर जो मैंने अभी बोला ये कोई बोलता है तो। नाउ ऑफेंसिव यूरिन का ट्रायल्स, सीपीआर, नाइट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड। देखिए सीपीआर हम लोग फीमेल केसेस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। सीपीआर कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं और कैसे क्लासिकल जो होम्योपैथी है, कोई माइंड मेथड नहीं, कोई होल रिपर्टराइजेशन नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, लेकिन फिर भी सिंगल मेडिसिन कौन से पॉइंट्स में ऊपर हम लोग सीपीआर ही होगा ये स्ट्रांगली हम लोग सर्च करते हैं। हाँ, रिपर्टरी का हेल्प मैं भी लेता हूँ, रिपर्टरी का आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बुक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई फीमेल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ल्यूकोरिया का हिस्ट्री और उसके साथ अंडर अनडेवलप्ड फीमेल ऑर्गन्स, मतलब ब्रेस्ट उतना एज के हिसाब से डेवलप नहीं हुआ, हिप्स उतना राउंड शेपेड एज के हिसाब से डेवलप नहीं है, ये उसके साथ टेल फेस, यहाँ पे एक येलोइश एक फेस, मतलब एक्सप्रेशन लेस फेस, नॉट हैप्पी फेस, नॉट ब्यूटीफुल फेस, नॉट ग्लैमरस फेस, उसके साथ मेंटली क्या होगा? हर कोई बोलेगा इंडिफरेंस होगा। इंडिफरेंस हम लोग मेट्रिया में सीपीआर के लिए दिमाग में बैठा के रखे हैं। इंडिफरेंस, एंग्जास एंड इरिटेबल, सब कुछ होगा सीपीआर। ये सब पॉइंट अगर किसी फीमेल केस में मिल जाए कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, उसके साथ इंडिफरेंस थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इरिटेबिलिटी रहेगा ही रहेगा, एंगर इजीली रहेगा ही रहेगा, उसके साथ एंग्जाइटी भी रहेगा, उसके साथ पेशेंट का जेनरेटिस आपको मैच करना, जैसे चिली पेशेंट होगा, वॉशिंग मैनिया होगा, डिज़ायर सॉल्ट, डिज़ायर फीट, ये सब बहुत सारा फिश, ये सब बहुत सारा होगा, तो सीपीआर आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हम लोग कौन से केसेस में ज़्यादा यूज़ करते हैं? पर्टिकुलरली आपका अगर ऑफेंसिव यूरिन है, सीपीआर का भी ऑफेंसिव यूरिन है, नाइट्रिक एसिड का ऑफेंसिव यूरिन हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रायोस का जो इंडिकेशन है, जैसा ऑफेंसिव यूरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो होना ही चाहिए। इसके साथ कौन सा सिम्टम्स होने पर वो बीमारी, वो ड्रग्स आप सोचेंगे। नाउ कमिंग टू नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड पेशेंट, हाईली चिली पेशेंट, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, तीनों का बैकग्राउंड है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली साइकोटिक होता है पेशेंट। वार्ड्स का हिस्ट्री होता है, खास करके कहीं पर भी ब्लीडिंग वार्ड्स है तो नाइट्रिक एसिड एक बार ना एक बार उसको देना ही पड़ेगा, जरूर सोचिए। नाइट्रिक एसिड का पेशेंट का ऑफेंसिव हॉर्सेस लाइक यूरिन होगा। नाइट्रिक एसिड पेशेंट का डिजायर जो होगा एक्स्ट्रा सॉल्ट में ज़्यादा रहेगा, स्वीट्स में रहेगा। नाइट्रिक एसिड पेशेंट का जो ब्रेन मतलब माइंड होगा उसमें विंडिक्टिव, ऑब्स्टिनेट, बहुत जिद्दी टाइप का होगा। इसके ऊपर ही नाइट्रिक एसिड आपको फिर ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन या रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन, पाइल्स के केसेस, इन सब में भी नाइट्रिक एसिड काफ़ी, ब्लीडिंग पाइल्स का नाइट्रिक एसिड काफ़ी अच्छा इंप्रूव। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर प्रिस्क्राइब करने जाएंगे और ऑफेंसिव यूरिन से आप की नोट पकड़ के चलेंगे तो ये सब सिम्टम्स ज़्यादा आएगा। नाउ कमिंग टू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का ऑफेंसिवनेस ऑफ यूरिन, खास करके अगर गाउट और आर्थराइटिस का केस है और पेशेंट बोलता है कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव यूरिन है, रिनल स्टोन का केस है, उसके साथ बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव यूरिन है, तो बेंजोइक एसिड आपको कभी ना कभी देना पड़ेगा, अगर दूसरा मेडिसिन का क्लियर कट इंडिकेशन ना रहे तो। मैं जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ, हर जो लाइन है, मेरा जो
मैं जो बोलने का कोशिश करता हूं इसको ठीक से समझिए, वरना मेट्रियोमेडी का एक भास्ट सब्जेक्ट है, इसमें आप घूमते ही रहेंगे, प्रिस्क्रिप्शन नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा भी तो गलत प्रिस्क्रिप्शन। इसीलिए आजकल डॉक्टर एक रिमेडी दे के कोई भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों का मेट्रियोमेडिका का पढ़ाई बहुत कम होता है, डिस्कशन बहुत कम होता है, कॉम्प्लीटली कुछ चीज़ों को वो सुनते नहीं है, और जाके इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके एक मेडिसिन देके जब कुछ ठीक नहीं कर सकते तब बोलते हैं। मैक्सिमम होम्योपैथी डॉक्टर, इवन BHMS MD भी बोलते हैं आजकल इतना कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दुनिया में आ गया है कि सिंगल मेडिसिन करके किसी को ठीक नहीं किया जा सकता, 8-10 मेडिसिन लगेगा ही लगेगा। देखिएगा यूट्यूब में कितने सारे फेमस डॉक्टर्स है जो आपका बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में चार्ज करते हैं और 8-8, 10-10, 14-14 मेडिसिन आपका प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। आप लोग ट्राई कर लीजिए उनसे बात करके, तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। नाउ Nash's trials of pain control, pain, aconite, chamomilla and coffea. What a beautiful thing in homeopathy. मैक्सिमम एक्यूट पेन, चाहे वो सडन चोट लग गया, चाहे वो सडन कोई नर्व पेन डेवलप हुआ, सडन जो 2-4 मिनट 1-2 घंटे में डेवलप हुआ, उसके साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा चीख रहा है, आप जाके देखें पेशेंट को क्या हुआ, नहीं मैं समझ ही नहीं सका कैसे हुआ, क्यों हुआ। कभी आप सोच रहे कि ठंडा लग के हुआ, एक्यूट कोल्ड, कभी सोच रहे इंजुरी के कारण हुआ, कोई भी कॉज ऑफ द पेन ऑफ एक्यूट पेन हो, सडनली जो स्टार्ट हुआ है या पुराना पेन सडनली बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, उसके साथ पेशेंट का बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, अनबियरेबल पेन है, एंजाइटी है, एकोनाइट, सडन अपीयरेंस, दिस इज द कीनोट, सडन टेंशन, दिस इज द कीनोट, सडन होना ही चाहिए। नाउ कैमोमिला कब होगा, सडन अनबियरेबल पेन विथ रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, पेशेंट पेन है उसके साथ गुस्सा कर रहा है, इरिटेबल हो चुका है, इतना ज्यादा सडन पेन हुआ है। एकोनाइट के ज्यादा सडन नहीं लेकिन उससे कम कैमोमिला। कॉफिया का जो पेन होता है ये भी पेन कंट्रोल के लिए हम लोग स्पेसिफिकली 200 पोटेंसी में फ्रीक्वेंटली देके यूज करते हैं, लेकिन इसका पेन उतना सडन नहीं है। जनरली कॉफिया कैंसर, आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज का जो, या डायबिटिक अल्सर, मतलब इनक्यूरेबल केसेस का जो पेन होता है लास्ट स्टेज में, उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। मेन इंडिकेशन होता है पेशेंट बहुत बात कर रहा है, पेशेंट बहुत छटफट कर रहा है, पेशेंट का स्लीप नहीं है, लैक ऑफ स्लीप ड्यू टू पेन, कॉफिया। Nash's trial of निमोनिया, मार्कारी, चिलिडोनियम कैलिका, मार्कसॉल, चेलिडोनियम कैलिका। तो निमोनिया एक ऐसा बीमारी है, इसका काफ़ी स्टेजेस होते हैं, कौन से स्टेज में आपको मिला है। तो ये जो ट्रायल है इसको मैं उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैंने कभी दिया भी नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेज में ट्रायल्स आपका चेंज हो जाएगा, इंडिकेशंस चेंज हो जाएगा। निमोनिया का फीवर स्टेज जो है, ऐसे तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज हम लोग का जो BHMS में पैथोलॉजी बुक्स है, फिजियोलॉजी बुक्स है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बुक्स है, उसमें पढ़ाया जाता है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। पेशेंट निमोनिया में हम लोगों के पास फीवर स्टेज में भी आ सकता है, फीवर के बाद वीकनेस स्टेज में भी आ सकता है। तो इसको मैं डिस्कशन उतना ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि निमोनिया को लेके अलग से सोचना चाहिए, क्योंकि फीवर स्टेज में अलग सारा दवाई, अलग 4-5-10 दवाई का इंडिकेशन याद रखना पड़ता है, जो कॉमनली यूज दवाई होता है। नाउ प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन, सैंगुनेरिया, कैलीहाइड्रो एंड स्टेनाम। कप काशी में आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन जब हो रहा है, लेस एक्सपेक्टोरेशन जब हो रहा है, पाल्सेटिला है, कैलीबाइक्रोमिकम है, हाइड्रास्टिस है, बहुत सारा है। लेकिन प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन में याद रखिएगा सैंगुनेरिया, कैलीहाइड्रो, स्टेनाम, ये 3 मेडिसिन ज़्यादा आता है। स्टेनाम में जो खांसी होता है, वीकनेस ऑफ चेस्ट, पेशेंट बोलेगा कि मेरे छाती में कुछ नहीं है, खालीपन है, दैट इज स्टेनाम मेटालिकम। सैंगुनेरिया, ये नाइट्रिकम एंड कैनाडेंसिस, इसमें आपका नाइट्रिकम में सर्दी खांसी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेजल पॉलिप, साइनोसाइटिस के साथ अगर प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन है, सैंगुनेरिया, नाइट्रिकम एंड कैलीहाइड्रो जो होता है, नाइट एग्रावेशन ज़्यादा होता है। पाल्सेटिला का लाइक येलोइश स्ट्रिंजी डिस्चार्ज हाइड्रास्टिस के लाइक अगर है, उसके साथ प्रोफ्यूज निकल रहा है बहुत ज़्यादा, तो कैलीहाइड्रो हम लोग यूज़ करते हैं। Now coming to profuse and purulent expectoration, Hippursalp, Silesia, tuberculinum.
प्रोफ्यूज एंड पुरुलेंट एक्सपेक्टोरेशन मतलब पाज लाइक येलोइश, बहुत ज्यादा अगर एक्सपेक्टोरेशन है उस पे आपका है हिपारसाल्फर। हाँ, हिपारसाल्फर बहुत अच्छा है, लेकिन एक्यूट सर्दी खांसी से लेकर क्रॉनिक सर्दी खांसी में ज्यादा यूज होता है। प्रोफ्यूज पुरुलेंट एक्सपेक्टोरेशन में साइलेशिया भी बहुत ज्यादा यूज होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग यूज करते हैं। और ट्यूबरकुलिनम के ऊपर मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, वहां पे जाकर देख लेंगे तो ट्यूबरकुलिनम के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। प्रोफ्यूज स्ट्रिंजी एक्सपेक्टोरेशन देखिए, कैलीबाइक्रोमिकम, हाइड्रास्टिस एंड कॉक्कस कैक्टाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत क्लिनिकली हर रोज लगेगा। कब कैलीबाइक्रोम देंगे? डॉक्टर साहब मेरा कप निकल रहा है, मेरा बलगम निकल रहा है, थोड़ा ऐसे सूता का टाइप खींचते हैं तो लंबा हो जाता है, या ये हर टाइम पेशेंट नहीं बोलेगा, थोड़ा सा स्ट्रिंजी आठा टाइप का चिपकने वाला या ब्लैकिश निकल रहा है, कैलीबाइक्रोमिकम दीजिए, काम होगा ही होगा। नाउ कमिंग टू हाइड्रास्टिस, मेरा बलगम निकल रहा है, येलोइश निकल रहा है, नाक से भी निकल रहा है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन है लेकिन उतना स्ट्रिंजी नहीं है, पाल्सिटिला का लाइक, नाक रात में नहीं बंद होता है, एक्सपेक्टोरेशन है येलोइश ग्रीनिश लेकिन पाल्सिटिला का लाइक नहीं है, मोर येलोइश है, स्ट्रिंजी कैलीबाई का तरफ नहीं है, लेकिन यहां पे भी थोड़ा बहुत स्ट्रिंजीनेस है। और जो आपका थ्रोट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, खांसी कुछ भी रह सकता है। तो ये डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसे करते हैं हाइड्रास्टिस में। नाउ कमिंग टू कॉक्कस कैक्टाई, खांसते खांसते उल्टी टाइप का होके फिर जाके खांसी कम होता है। ब्रायोनिया एंड थुजा इज द इंपॉर्टेंट मेडिसिन। उसके साथ अगर स्ट्रिंजी एक्सपेक्टोरेशन है लेकिन येलोइश ना हो, जैसे हाइड्रास्टिस में है, पाल्सिटिला में है, कैलीबाई के जरा ब्लैकिश येलोइश ना हो, तो आपका कॉक्कस कैक्टाई व्हाइटिश होने पर। और एक रेमेडी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंजी एक्सपेक्टोरेशन में यूज करते हैं, वह है आपका कैलीम्यूर। सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन का रेमेडी कैलीम्यूर का, व्हाइट थिक स्ट्रिंजी अगर है तो कैलीम्यूर यूज करते हैं। उसमें कॉक्कस कैक्टाई के तरह खांसते खांसते उल्टी हो जाना नहीं रहता है। नाउ ट्रायोज ऑफ मैस्टरबेशन एंड एक्सेसिव वेनरी, ये फेरिंगटन का ट्रायो है। नाक्स भूमिका, साल्फर एंड कैलकेरिया। तो नाक्स भूमिका कैसे यूज करना है, साल्फर कैसे यूज करना है, और आपका कैलकेरिया का आप कैसे यूज करना है, इसका तो बहुत सारा जानते हैं आप लोग, बहुत सारा डिस्कशन है। लेकिन इसमें अगर हम लोग ये मैस्टरबेशन एंड एक्सेसिव वेनरी में हम लोग सोचने जाएं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली आपको प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। कोई भी मैस्टरबेशन का हिस्ट्री में इतना ज़्यादा पॉलीक्रेस्ट रेमेडी हम लोग यूज नहीं कर सकते। ट्रायो ऑफ स्लीपीनेस, ओपियम, एंटिमटाट, नाक्स मॉस्चाटा, यस वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब लड़का हर टाइम सोता ही रहता है, लड़के से पूछे, जेनरालिटीज लिए कोई इंपॉर्टेंट सिम्टम नहीं है, क्या करता है सोते, जब भी बोलेंगे सो जाएगा और खराटे लेना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी पिकुलियर सिम्टम। ओपियम, यही पिकुलियरिटी है। नाउ एंटिमटाट का स्लीपीनेस ड्यूरिंग फीवर एंड निमोनिया, इतना ज्यादा वीकनेस है उसके लिए उसका स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस निकला हुआ है ड्यूरिंग फीवर, ड्यूरिंग निमोनिया, खास करके एकदम गोद में लिए हुए 2-4 साल के बच्चे का स्लीपीनेस, उसके साथ पेशेंट का छाती घर घर कर रहा है लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है, ये एंटिमटाट का इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है। इसी जो संदर्भ में जो एंटिमटाट जहां पे हम लोग निमोनिया में यूज करते हैं, पेशेंट का लाइफ सेव करते हैं, तो वहां पे एंटिमटाट 30 आप ज्यादा यूज कीजिएगा, 200 थोड़ा कम यूज कीजिएगा। नाउ छाती घर घर कर रहा है लेकिन हुइसलिंग, बांसुरी के तरह साउंड हो रहा है, उसके साथ उल्टी हो रहा है, इपिकाक। छाती घर घर कर रहा है, रैटलिंग घर घर आवाज हो रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है, स्लीपीनेस, उल्टी हो रहा है, फिर भी एंटिमटाट। मार्क माई वर्ड दोस्तों, भूलिएगा मत, वीडियो को स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नाउ छाती घर घर कर रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है, उल्टी भी नहीं है, स्लीपीनेस भी नहीं है, कैलीसाल्फ, याद रखिएगा। छाती घर घर कर रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, स्लीपीनेस नहीं है, स्लीपीनेस यहां पे नहीं है, वॉमिटिंग होके स्ट्रिंजी टाइप का व्हाइटिश बीच बीच में निकल रहा है, मैंने पहले ही बोला था कॉक्कस कैक्टाई। छाती घर घर थोड़ा बहुत कर रहा है, एंटिमटाट के जैसा घर घर रैटलिंग नहीं, इपिकाक के जैसा बांसुरी का साउंड नहीं, शू शू करके आवाज नहीं, फिर भी आपका
छाती थोड़ा बहुत आवाज कर रहा है, खांसी बहुत ज्यादा है, उल्टी होने पर ही बच्चे का खांसी कम होता है, बच्चा थोड़ा रेस्टलेस है, पानी ज्यादा पीता है, कॉन्स्टिपेटेड है, ब्रायोनिया। ऐसे करके मेट्रियोमेडी का आपको याद रखना है, दोस्तों से बातचीत करना है, ग्रुप्स में ऐसे ये नहीं कि बच्चे का एक मेंटल सिम्टम लेके स्ट्रेमोमियम देके छोड़ दे, कुछ नहीं काम होगा। नाउ कमिंग टू नाक्समोस्टाटा। नाक्समोस्टाटा क्या है? अगर थ्रस्टलेसनेस, कंप्लीट थ्रस्टलेसनेस नहीं रहे तो नाक्समोस्टाटा देके कोई फायदा नहीं है। एक ही सिम्टम्स की नोट है नाक्समोस्टाटा। वीकेंड कॉन्स्टिट्यूशन, वीकेंड कॉन्स्टिट्यूशन में है एमोनकार्ब, सिंकोना एंड कार्बोवेज। मैं इसका ईबी नैश का है, लेकिन इसमें आजकल बहुत सारा रेमेडीज जुड़ गया है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड बहुत ज़्यादा वीकेंड कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है। तो अगर इसको लेके चले, एमोनकार्ब वीकेंड कॉन्स्टिट्यूशन, सर्दी खांसी वाला पेशेंट, हाईली चिली पेशेंट, हर टाइम सर्दी खांसी लगा रहता है, फीमेल पेशेंट, ओबेस पेशेंट लाइक कैलक्रियाकार्ब, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, प्रोफ्यूज मेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन वीकेंड, एमोनकार्ब आप सोच सकते हैं कैलक्रियाकार्ब के आसपास ही आता है। नाउ कमिंग टू सिंकोना, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड मतलब जिसका 3 लीटर खून बह चुका है वो तो आपके पास आएगा नहीं, तो आपको फास्ट देखना है। बहुत दिनों से पाइल्स का या मेंस्ट्रुएशन का, ये सब का कोई कारण से ब्लीडिंग हो रहा है, पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड जा चुका है, उसके लिए वो वीक हो चुका है। पेशेंट का डायरिया हुआ था, बहुत ज़्यादा डायरिया निकल गया है, उसके बाद वो वीक हो चुका है। पेशेंट का बहुत ज़्यादा पसीना निकल गया था, एक्सरसाइज के बाद उसका वीकनेस डेवलप किया है, डिहाइड्रेशन के लिए, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, मतलब ये सब कुछ। देन सिंकोना सोचिए। नाउ कार्बोवेज कब सोचना है? आफ्टर डायरिया एंड खास करके आजकल जो हम लोग शहरों में प्रैक्टिस करते हैं या गाँव में आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज आपके पास पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक खाने के बाद वीकनेस नहीं जा रहा है, डॉक्टर साहब एंटी एलर्जिक खाने के बाद वीकनेस नहीं जा रहा है, डॉक्टर साहब फलाना ढिमका कोई एलोपैथिक दवाई ले लिया था, कोई प्रॉब्लम हो रहा था, उसके बाद से 3 दिन से वीकनेस नहीं जा रहा है। डोंट हेजिटेट, प्रेस्क्राइब कार्बोवेज 200, दिन में 2 बार, 3 दिन में 6 डोज, पेशेंट एकदम चंगा होगा ही होगा। हर रोज करते हैं। कार्बोवेज के बाद भी थोड़ा बहुत वीकनेस रह जाए, थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम रह जाए, देन गो टू सल्फाट 200, सुबह खाली पेट में 3 दिन 3 डोज, बस कंप्लीट। एंड फॉस्फोरिक एसिड जो मैंने बताया, वीकनेस ड्यू टू मैस्टरबेशन, वीकनेस ड्यू टू इन स्टूडेंट्स, वीकनेस ड्यू इन ऑफिशियल गोइंग, जो लोग होते हैं ऑफिस में जो काम करते हैं, जॉब स्ट्रेस। और वीकनेस का और एक मदर टिंचर बहुत अच्छा है, वो है अश्वगंधा मदर टिंचर, वो भी यूज कर सकते हैं, किसी भी वीकनेस में काफी अच्छा काम करता है। नाउ कमिंग टू आर्जिंग एंड कोलिक, रिहुम, कोलोसिंथ एंड जालापा। देखिए रिहुम का जो डायरिया होता है, शावर स्पेलिंग होता है बहुत ज्यादा, जलापा का जो डायरिया होता है ये भी शावर स्मेलिंग होता है। इसमें मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा जलापा में कम है, मेडिसिन रेडीली अवेलेबल है, लेकिन कोई भी बच्चे का डायरिया या बड़ा का डायरिया बहुत ज़्यादा सावर स्मेलिंग होगा, इतना खट्टा महक रहा है कि लैट्रिन के बाहर से भी खट्टा आपका गंध छूटता है, उसका शरीर से भी खट्टा गंध छूटता है, देन रियुम। एंड कोलोसिंथ का जो डायरिया होता है, माँ को गुस्सा आ गया था, उसके बाद उसने बच्चे को दूध पिला दिया, फिर बच्चे का डायरिया हुआ। अगर ये हिस्ट्री मिलता है, ऐसा ना सोचिए, ऐसा मत मुस्कुराइए कि ये कहाँ मिलेगा डॉक्टर साहब, ऐसा कहीं होता है। अगर ठीक से प्रैक्टिस करेंगे, पेशेंट का क्वेरीज लेंगे, हम लोगों को अक्सर हर महीने में 2-3 ऐसे केसेस मिल जाते हैं। और बड़े में याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये टिप्स, गुस्से के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो डोंट हेजिटेट टू प्रेस्क्राइब फास्ट रेमेडी कोलोसिंथ एंड कैमोमिला। ये 2 चीज आप दिमाग में बिठा के रखिए कि गुस्से के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कैमोमिला एंड कोलोसिंथ इज द हेड रेमेडी टू कॉम्बैट। इसके ऊपर अलग वीडियो में लाऊंगा, कोशिश है, अभी नैशेस ट्रायल्स के ऊपर कर रहा हूं, इसके बाद टिप्स, इसके बाद गुस्से का साइड इफेक्ट, फियर का साइड इफेक्ट्स, डिहाइड्रेशन का साइड इफेक्ट, डायरिया का साइड इफेक्ट, एलोपैथी मेडिसिन, आप कब कुछ लाऊंगा। कोशिश की मेरे चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ही काम का ये टिप्स है, कैसे डिफरेंस करना है, बहुत ही ईजी है। कैमोमिला का इफेक्ट जो आएगा उस पर पेशेंट रेस्टलेस हो जाएगा और गुस्सा आ जाएगा।
कोलोसिन का जो इफेक्ट आएगा उसमें पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, डायरिया स्टार्ट हो गया या खाली पेट में दर्द रहेगा, इसके ऊपर आप डिफरेंस कर लीजिए। तो ये रहा मेरा कोशिश 26 13 पहले वीडियो में मैंने बताया, इस वीडियो में भी 13 बताया। इसके बाद भी कुछ ट्रायल्स है, उसके ऊपर एक अलग पार्ट लाना पड़ेगा। अभी तो 25 मिनट्स का होने जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ऐसा ही टिप्स के ऊपर होएगा, खास करके होम्योपैथी लवर्स जो है उन सब के लिए, होम्योपैथी जो समझते हैं, जो होम्योपैथी मेडिसिन खाना चाहते हैं, होम्योपैथी प्रैक्टिस डॉक्टर्स के लिए। नमस्कार दोस्तों।